नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सिर्फ 4 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, यह भी बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये सब कुछ समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियों के बीच आज पूर्वांचल का मऊ जिला उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर साथ आ गए। – 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 दलों, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया। अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर आज ओपी राजभर ने मऊ में अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए बड़ी रैली की। इसमें उनके नए सियासी साथी अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते दिखाई दिए। राजभर ने अखिलेश यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है। हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया है। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया है। और उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब धीरे धीरे और ज्यादा तेज होती जा रही है। पल दर पल, मिनट दर मिनट पासा पलट रहा है और अब यूपी की सियासत में नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि अखिलेश और ओपी राजभर ने एक मंच से कर दिया है 2022 के बंधन का ऐलान। मऊ के मंच पर गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार भाजपा का सत्ता वापसी का सपना पूरा नहीं होने वाला और राजभर के साथ 2022 का बंधन कर चुके अखिलेश की माने तो उनका यह गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने 2017 में भाजपा के लिए सत्ता का दरवाजा खोला था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी उस दरवाजे को बंद करने जा रही है। ये ऐतिहासिक रैली है और यहीं से परिवर्तन आएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थक और उनके तमाम सहयोगी साथी एक साथ मंच पे दिखाई दिए हैं और पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और उत्तर प्रदेश का जो सम्मान खोया उसको वापस लाने का काम ये गठबंधन करेगा। यही पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा खोला था, आज इसी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया। ये ऐतिहासिक। तो यूपी चुनाव में जंग बिना जातिगत समीकरण साधे जीतना नामुमकिन है और यही कारण है कि चुनावी मंच से अब नेताजी जाति की बिसात बिछाने भी लगे। मऊ के मंच से ओपी राजभर ने प्रदेश में जातिगत जनगणना पर जोर दिया। कहा कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, पिछड़ों, शोषितों और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। पांच लोग हो, 5 पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में दुनिया लोगों का नाम हो, तो बताओ राशन 5 लोगों के मिली ना मिली।
यही बने आज माननीय अखिलेश यादव जी के बुलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवाद जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का वक्त बाकी है और ऐसे में नेताओं ने चुनावी जनसभाओं में जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगाना भी शुरू कर दिया है। जब मंच पर राजभर के साथ अखिलेश यादव मौजूद थे और अखिलेश के अगले मुख्यमंत्री बनने का दावा राजभर की तरफ से बार बार किया गया, तो यहां राजभर ने कई चुनावी स्ट्रोक भी खेले। इसमें एक बार फिर से फ्री वाला स्ट्रोक खेलकर एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। जो चुनाव होगा उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूं। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। आप बतावा हमार देखा बात साफ साफ सुना, भैया बैठल हुआ घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेगा? नहीं, दोनों हाथ उठावा। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है, 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है, बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे कि यह पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है? बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बाधा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में, अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। तो यूपी में सत्ता के लिए सियासतदानों के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है। बड़े बड़े वादों के अलावा इस चुनावी युद्ध में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। यूपी में सत्ता वापसी के लिए अखिलेश ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी है। उसका असर यह है कि राजभर समेत कई छोटे दलों के नेता अखिलेश की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। आज मऊ में अखिलेश और राजभर ने बंगाल की तरह यूपी में खेला होबे की बात कही, तो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए पिछले चुनाव के नतीजों की याद दिला दी। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष ने। अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। जो भाजपा के साथ आता है वो बढ़ता है और जो भाजपा का साथ छोड़ करके जाता है वो घटता है। कांग्रेस सपा के साथ गई, क्या हाल हुआ वह आप जानते हैं। सपा बसपा एक हुए, लोकदल उनके साथ आया, क्या हाल हुआ। भाजपा के साथ जो आता है हम उनको सम्मान देते हैं, उनको बढ़ाते हैं और वो बढ़ते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो डूबती हुई नाव है, उसमें जो बैठे वो तो डूब ही जाएगा।
मऊ से अखिलेश और ओपी राजभर ने भाजपा के खिलाफ जो तल्ख तेवर दिखाए, अब उसी तल्ख अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार हो रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की माने तो उनके मुताबिक पूरा विपक्ष मिल जाए तब भी भाजपा रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं, सबको अपना अधिकार है प्रचार करने का, लेकिन पिछली बार भी सपा बसपा मिलकर लड़े थे, हारे थे। सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, बाहर से बीएसपी ने उनको समर्थन किया तो वो हारे थे। अब की भी तमाम दल मिल रहे हैं, ये नई बात थोड़ी है। ये दल हर बार मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते हैं, या बेड़ा पार लगाने वाली है बीजेपी का और बेड़ा गर्क करने वाली है विपक्ष का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता कह रही है। तो मऊ में राजभर और अखिलेश की तरफ से विरोधियों पर सियासी तीर छोड़े जाने पर बहुजन समाज पार्टी ने भी हमला बोला। बसपा की माने तो उन्हें इस गठबंधन से फर्क ही नहीं पड़ता है। बसपा प्रवक्ता फैजान खान ने कहा है कि अपने फायदे के लिए राजभर ने सपा के साथ हाथ मिलाया है। भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है। हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया है। समाजवादी ने कुछ ऑफर किया होगा या कोई फायदा उनको पर्सनली लेवल पे मिला होगा बाप बेटे को, तो वो लोग वहाँ पे चले गए होंगे। हम देखिए साफ तौर से इसीलिए कहते हैं, शुरू से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साफ संदेश दे चुकी हैं कि हमारे यहाँ से कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है किसी भी दल से, और कोई भी नेता किसी दूसरे दल में जा रहा है तो वो इंडिविजुअल रूप में जा रहा है, ना कि उनका समाज उनके जा रहा है। क्योंकि समाज ये बात समझ चुका है कि जो रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज पार्टी ने हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति को दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता है। बाकी जो भी नेता अपने आप को कह रहा है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने नफ़ा के लिए जाता है, ना कि समाज के लिए जाता है। इसलिए ऐसे गठबंधनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बन रही है, ये आप लोग दो। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह यूपी आने वाले हैं। अमित शाह 1 महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत शुक्रवार 29 अक्टूबर को लखनऊ दौरे से होने जा रही है। लखनऊ में अमित शाह भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने इस बार यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा अमित शाह यूपी भाजपा के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री का 13 और 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है। और नवंबर में अमित शाह का 21 और 22 तारीख को लखनऊ जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। – 2022 चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की रणनीति बन चुकी है और तमाम दांव पेच के जरिए एक दूसरे को चित करने की तैयारी भी चल रही है। उधर राष्ट्रीय लोकदल भी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। मथुरा से सांसद रह चुके आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इन दिनों रैलियों में जुटे हैं और किसानों को साधने के लिए उनसे जुड़े मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। आज भी मथुरा और आगरा में जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पथ पर जनसभा की। वहां सरकार बनने पर न सिर्फ किसानों के लिए बड़े ऐलान किए बल्कि यूपी और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। आशीर्वाद पथ यात्रा आज आगरा में संपन्न हुई है। हमारे साथ आरएलडी चीफ हैं जयंत चौधरी जी। जयंत जी, बड़ी घोषणा की है और किसानों पर पूरा फोकस है आरएलडी का। आपने कहा है कि 12,000 एक मुश्त हम देंगे किसान सम्मान निधि। क्या लग रहा है किसानों में कैसा मैसेज है? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है। 12,000 किसानों को सम्मान निधि के नाम से और 15,000 जो लघु किसान है जो सीमांत खेती क्षेत्र में खेती कर रहे हैं उनको 15,000 देंगे। और बिजली के बिल से भी राहत देने के लिए आज हमने घोषणा की है कि किसान का बिजली की दर हाफ और पुराने बिल माफ। बड़ा सवाल ये बना हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तस्वीर साफ क्यों नहीं हो पा रही है लगातार, क्योंकि आपने नूरपुर में भी कहा था कि भाई तो कैसे क्या नहीं वक्त लगता है जब दो अलग संगठन के लोग बात करते हैं, अपने संगठन के जो विचार है उनको आगे रख के बात करनी पड़ती। अगली खबर कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से है, लेकिन आज वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब रायबरेली में भी सक्रिय हो गई हैं। आज स्मृति ईरानी से एक दिन के दौरे पर रायबरेली के सलोन को पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया और रोडवेज की बस से सफर भी किया। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए जनता से कहा कि आपने एक ऐसा सांसद चुना है जिसे अपने संसदीय क्षेत्र और जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं। जनप्रतिनिधि चुना जो जनप्रतिनिधि आपके मध्य में आकर अपने कामों का हिसाब दे सकता है, वो जनप्रतिनिधि जिसको मात्र आपने सांसद के रूप में नहीं स्वीकारा,
बल्कि दीदी का, बहन का दर्जा दिया। आज बहन अपने परिवार में आकर अपने परिवार से कह रही है कि मेरे में जितनी क्षमता थी इन 2 सालों में इतना काम किया, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे, आगे भी यूं ही सतत आपकी सेवा करती रहूं।